हेलो माय चुन्नू मुन्नू बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। अब इसके बाद तो पता ही होगा, सब लोगों ने कैरी देखा क्या खोलते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस हमारा चल रहा था। इस लेक्चर नंबर 11 में हम बहुत ही मस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ साथ आपके पास दो तीन टॉपिक जो है वो कंबाइन है। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। मतलब डाइपोल की वजह से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालिसिस करनी है। अब वो दो जगह पर आप देखोगे, दो जगह ऐसे देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोल के जो एक्सेस होगा, मतलब एक्सियल पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो उस एक्सियल पोजीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होगी और साथ ही आपको इक्वेटोरियल पोजीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या वजह क्या भला है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो डाइपोल में अगर डाई को देखो तो डाई से आपको एक बात समझ आती है कि कोई भी यहाँ पर दो चीज की हम बात करने वाले। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by a very small distance and finite distance। क्या मतलब है भाई, ये लाइन आपसे क्या बोल रही है? ये लाइन आपसे ये कह रही है कि आपको दो पॉइंट चार्जेस लेना है। यहां पर ध्यान रखना, अगर आप चाहे तो एक चीज और लिख लें, पॉइंट चार्ज। मैंने थोड़ा सा कैसे होंगे आपके पॉइंट चार्जेस होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जहां पर आपके पास दो इक्वल लेकिन अपोजिट पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे जो एक दूसरे से बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर होंगे। दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने आपसे ये कहा कि जैसे मेरे आपके पास है यहाँ पर एक चार्ज पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। इन पॉइंट चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉइंट चार्ज। और इन दोनों को मैंने क्या करा है, एक सर्टेन फाइनाइट, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, फाइनाइट। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी उल जलूल डिस्टेंस की आप बात करोगे, फाइनाइट डिस्टेंस की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक फाइनाइट डिस्टेंस से ये दोनों के दोनों सेपरेट हुए हैं। मैंने कह दिया कि ये दोनों के दोनों जो है वो आपके 2l लेंथ से सेपरेट हुए। कितनी लेंथ से भाई, 2l। मतलब इन दोनों के बीच में कितनी लेंथ है, 2l है। अच्छा ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक सेंटर मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में सेंटर मिलेगा। सेंटर का मतलब है कि सेंटर से किसी एक पॉइंट चार्ज की इस तरफ की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी l। तब ये अगर l है तो ये भी कितनी होगी भाई साहब, l। और ये L मिलकर ही क्या बना आपका 2l। तो द सेपरेशन अगर हम कहें तो सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन कितना होगा, 2l का होगा। अपोजिट भी हो गए और दोनों इक्वल भी हैं। ये बात तो आपको क्लियर समझ आई। लेकिन एक बात आपको समझना है, ये मैंने एक वर्ड यहाँ पर लिखा है वेरी स्मॉल। एक बात आपको यहाँ कंप्लीट करके समझनी है कि जो डिस्टेंस इनके बीच में है, अगर इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस करीब आपको देखने को मिलेगी 10⁻6 मीटर से लेके 10⁻−10 मीटर तक। समझ रहे ना, 10⁻−10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉम की आप बात करो। इतनी स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हो, इतनी स्मॉल डिस्टेंस का सेपरेशन देखने को आपको यहाँ मिलता है। अच्छा दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो दो पॉइंट चार्जेस की बात करें तो पहले ही आपने यहाँ पर चीज को स्पेसिफिक कर दिया कि पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि ये भी बहुत ही छोटे कूलम के होंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये करीब होंगे आपके पास, अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट चार्जेस की अगर अपन बात करें तो ये भी लगभग आपके पास होंगे 10⁻6 कूलोम के आसपास। ऐसा नहीं हुआ कि आप एक कूलोम की बात कर लो या 2 कूलोम की अपन बात कर लें, तो ये भी लगभग कैसे होंगे, 10⁻6 कूलोम के आसपास होंगे। ये डिस्टेंस भी आपके पास 10⁻6 मतलब एंगस्ट्रॉम के आसपास होगी। तो यहाँ पर जो दो पॉइंट चार्जेस आप लोगे वो भी कैसे लोगे, 10⁻6 कूलोम के आसपास। और जो डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी वो भी लगभग 10⁻6 मीटर देखने को मिलेगी। मतलब इतनी छोटी डिस्टेंस और इतने छोटे चार्ज, तब जाके आपके पास क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ये बात क्लियर हुई भाई।
अब एक चीज आपको देखनी है यहाँ पर कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजरमेंट करने के लिए एक क्वांटिटी हमारे पास होती है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर मेजरमेंट की अपन बात करें, मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मेजरमेंट्स के लिए हम अगर बात करें तो एक क्वांटिटी होती है जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं भाई इसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप डाइपोल मोमेंट ही डायरेक्ट कह सकते हो। इसे हम दिखाते हैं एक वेक्टर पी से। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर लगा लेंगे। मतलब ये कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस पी के बारे में मैं कहना चाहूं तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। चार्ज इनटू सेपरेशन। किसी भी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लें। मतलब अगर हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं P जो होगा वो बराबर होगा आपके Q इंटू 2L के। क्या होगा आपका? P बराबर होगा Q इंटू 2L के। समझ आ गया? मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2QL लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आपके पास होता है वो क्या होता है आपका? P बराबर Q इंटू 2L या 2QL इसे आप कह सकते हो। इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या बनेगी भाई? चार्ज के लिए बात करते हैं तो कूलम, और साथ ही साथ डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस के लिए होता है मीटर। मतलब cm इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो यूनिट है वो क्या हो गई आपके पास? cm। मतलब कूलम पर कूलम मीटर आपके पास हो गए। तो इतना लिखें, फिर आगे हम चलते हैं। ओके, चीजें समझ आ रही होंगी? क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं भाई हम यहाँ पर आगे। किसी बेस्ड एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन नजर आपको आता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन समझने यहाँ पर, कि एक पॉइंट चार्ज QA है जिसका मैग्नीट्यूड है प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये आपका रखा है एट अ पोजीशन, एट इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास O0 0 और -15 सेंटीमीटर। ये इसके कोऑर्डिनेट है। ओके, ये पॉइंट ए पर रखा है, QA के ऊपर बात करें। एक दूसरा पॉइंट चार्ज है QB, इसका भी अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड है -2.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। ये भी आपका बी पर रखा है, ये ए पर रखा है और ये कहाँ रखा है? बी पर। और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो ऐसे कोऑर्डिनेट है। और आपसे ये पूछा गया है कि मुझे P फाइंड करके बता दो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको पता करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आसान है, कर सकते हैं हम यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो आप एक बात देखो, अगर यहाँ कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या हम बात कर सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आप बनाना चाहें तो देखो कैसे। जैसे सपोज हमने बात कर ली, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपने बाय मान लिया और ये आपने मान लिया जेड। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर देखो तो इसमें 0 0 x y तो आपके 0 0 है, आपके पास सिर्फ लास्ट एक्सिस दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है 15। मतलब यहाँ पर कहीं देखो ये वाला आपका पॉजिटिव है तो ये वाला होगा आपका z डैश, मतलब नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है आपका नेगेटिव साइड है। अगर हम देखें यहाँ से तो सिंपल सा आपको समझना है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं पॉइंट ए होगा आपका, और पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 -15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है भाई? ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब एक बात समझ लें, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट चार्जेस, आपकी बात सिंपल सा है, तो यहाँ पर जो आपकी चार्ज होगा वो क्या होगा? -q होगा, और ये वाला जो है वो आपका कैसा है? +q। देखो ये दिया है एट पॉजिटिव है, एट ए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और बी पर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव है। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, ये आपकी डायरेक्शन होती है -q से +q की तरफ। मतलब आपकी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन आपके पास बनेगी वो नेगेटिव से कहां बनेगी? आपकी पॉजिटिव की तरफ बनेगी। ये हमेशा की बात कर रहा हूं मैं,
हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जब भी आप देखोगे तो कहां से कहां जाओगे, नेगेटिव से जाओगे आप पॉजिटिव की तरफ। ये कहीं भी नोट करके ये बात लिख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। डायरेक्शंस मतलब फाइंड आउट करने के लिए ये बात आपको आनी चाहिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा समझना, अगर हम बात करें तो ये हो गया इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सेंटर। क्या हो गया, सेंटर। यहां से हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा कहां से कहां, मतलब माइनस क्यू से लेके कहां तक होगा भाई, ये आपका प्लस क्यू की तरफ। तो डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो देखो करते हैं यहाँ पर, पी आपके पास क्या होता है, पी होता है क्यू इंटू 2l। ये आपकी हो गई एल, ये हो गई आपकी एल, मतलब ये पूरा हो जाएगा आपके पास कितना, 2l। 2l अगर देखो तो ये वाली इतनी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और इतनी डिस्टेंस यहां से लेके ये भी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। मतलब 2l जो हो जाएगा वो 15 और 15 कितना, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने तो हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। क्यों, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आप यहाँ उठा ले तो मैग्नीट्यूड में से आप उठा ले 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कितना है, यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 7.5, 2.5 का 30 में मल्टीप्लाई करोगे, ये जोड़ दो तो ये हो जाएगा 10⁹ मीटर। क्लियर है। यहां से अगर हम देखें तो आपके पास होगा 7.5 इंटू 10⁸। क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो शायद 10⁸ और 10�7 में आपके आंसर्स किए हुए हैं, तो ठीक है हम वैसा कर लेते हैं। ये आपका 7.5 सही आया है, इसे मल्टीप्लाई करके देख लें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप अगर देखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 7.5। ओके, क्लियर है भाई। ओके, 30 में आप मल्टीप्लाई कर ले 32.5 सुन, ये हो जाएगा आपका 75 आएगा। ये कितना आएगा आपका, 75। इसे चाहे हम 7.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर लिख सकते हैं। अब साथ में क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन भी पूछी गई है, तो डायरेक्शन देख लो भाई। डायरेक्शन कहां से कहां होगी, नेगेटिव से होगी पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से कहां होगी, पॉजिटिव की तरफ। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है तो डायरेक्शन का मतलब है कि आप माइनस जेड में चल रहे हो। क्या में चल रहे हो आप, माइनस जेड। और माइनस जेड, जेड के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं भाई, के। और चूंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के। मतलब आंसर में आपके पास आएगा माइनस के वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, 7.5 इंटू 10⁻⁻8 माइनस के। क्लियर है। क्वेश्चन करें, आगे चलते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जब भी आप बात करोगे तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन, कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की क्या होती है। तो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये ऑलवेज हमें ध्यान रखना है। क्लियर, ये लिखें। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं यहाँ पर a और 0, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 a, और यहाँ पर एक चार्ज आपको दिया है 2q। ठीक है, वो भी कैसा है आपका +2q। और आपसे पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या पूछा है आपसे, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताना है। कैसे करेंगे भाई, तो एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन आपसे बनेगा जरूर। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक आसान सा तरीका है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, सपोज हमने मान लिया कि O है। इस O पर रहने वाला जो पॉइंट चार्ज है, अगर हम इसे चाहें तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे, देखो माइनस क्यू है ये, इसे हम तोड़ सकते हैं प्लस क्यू में तोड़ सकते हैं भाई, प्लस क्यू में। और यहाँ पर है आपके पास माइनस क्यू। अब देखना, यहाँ समझना मेरी बात को। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गए, एक माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू और ये माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू। ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये डिस्टेंस है a, और ये भी डिस्टेंस है आपके पास a। समझ रहे ना बात को।
इसकी जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की अगर अपन बात करें तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। सपोज हमने इसे दे दिया P1, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा P1। इसकी बात करें तो इसके लिए क्या होगी आपके पास P2, इसे हमने दे दिया P2। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपके पास है ना। अगर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपके पास है तो देखो यहाँ P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 की वैल्यू होगी यहाँ पर Q। अगर हम बात करें तो इन दोनों में से कोई भी एक आप उठा लें तो Q हो गया। साथ ही साथ डिस्टेंस कितनी है, A है। डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो कितनी है आपके पास A। बात क्लियर। तो P1 आ गया Q इंटू ए। P2 की बात करें तो P2 भी वही होगा QA। मतलब यहाँ पर P1 आपका बराबर है P2 के साथ। सपोज हमने मान लिया P लेट, ठीक है। अगर P1 बराबर है P2 की और हमने मान लिया इसे P, तो एक बात आप समझो, मैंने ये बात आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताई थी, जब हमने फोर्सेस निकाले थे तब भी आपको मैंने बताई थी कि जब भी दो चीजें आपके पास बराबर हैं, या तो वो 60 पर हो या 90 पर हो या 120 पर हो, जैसे यहाँ पर P है, ये भी आपके पास P है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसी बराबर है। और ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। इसे ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है 90। तो जो रिजल्टेंट होगा इसके बीच से निकलेगा। रिजल्टेंट मतलब P रिजल्टेंट जो निकलेगा आपका बीच से निकलेगा, मतलब 45 से निकलेगा। क्लियर है। और यहाँ पर जब भी 90 डिग्री का एंगल आपके पास होता था, रिजल्टेंट की जो वैल्यू थी वो आपके पास आती थी √2P। आती थी कि नहीं भाई। मैंने आपको बताया था 60 का बताया था, 90 का बताया था और साथ में बताया था किसको, आपका 120 का। 120 में आपके पास क्या आती है, वही की वही वैल्यू आती है। 60 की बात करते हैं तो √3P आती है, √3F आता है, √3E आता है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अगर इनके रिजल्टेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी। तो ये होगा आपका PR। क्या होगा आपका रिजल्टेंट, आपका ये होगा। और आपको रिजल्टेंट ही निकाल के बताना है, तो ये हो जाएगा PR। अगर हम PR की बात करें तो देखो PR आपके पास है सिंपल सा, PR क्या होगा आपका √2P। √2P की बात करें तो √2P की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास QA। दिस इज द आंसर √2QA। ओके, या √2AQ। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़े से अपने आप को फोकस्ड और काम रखना पड़ेगा, पेशेंस, है ना। चीज को थोड़ा सा एनालाइज करो और उसके बाद आप अपनी अप्रोच को वहां पर बढ़ाओ कि कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अरे हाँ करो इसे भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रहे हैं, आप वहां से देखें, पहले खुद से पॉज करें वीडियो को और उसके बाद ट्राई करें, है ना। क्योंकि खुद करोगे तो वो चीज ना बहुत लंबे समय तक ये रहेगी कि यार हमने कहाँ गलती की, तो उसके बाद हमें कहाँ सही करना था। तो ये खुद से कर सकते हो। ओके, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है कि आपके पास है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है आपका, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की अपन ने बात करी है। यहाँ पर आपके पास है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की अपन बात करें तो यहाँ पर आपके पास चार्ज है 2Q + 2Q, और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये है आपका -Q, और ये भी क्या है आपका -Q। क्लियर है। और इसकी साइड की बात करें तो ये L दी हुई है, ये L दी हुई है, ये भी आपके पास क्या है L। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स आपकी कैसी होती हैं भाई, बराबर होती हैं। क्लियर है, अरे हाँ क्लियर है। ओके, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन, ठीक है, ये सॉरी माफ करना, ये नेगेटिव है यहाँ पर और ये पॉजिटिव, ऐसे ही आपके ये पॉजिटिव। अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें यहाँ पर तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसमें भी आपके पास सेम वही है। अगर इस एंगल की हम बात करें तो इस एंगल में आपके पास कितना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60। ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी कितना है आपका 60 है। जो सवाल हमने पहले किया था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके IIT JEE में आ चुका है ना। ये क्वेश्चन आपके JEE मेंस में आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हो वहां से। तो इस क्वेश्चन को करने का देखो कैसे तरीका है। आप एक बात समझते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो निकालना, आपको क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही निकालना है। यहाँ पर भी क्या निकालना है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही निकालना है। यहाँ से अगर आप देखो तो इस -2Q को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं -Q और -Q। इससे फायदा ये होगा कि हमें दो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ये वाला -Q से पॉजिटिव Q,
एक ये वाला माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट की डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन इसे हमने दे दिया P1, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास होगी P2, यही होगी। अब एक बात समझ लो, अगर हम बात करें यहाँ पर P1 और P2 की, तो P1 और P2 मिलेंगे क्या? P1 P2 को जब निकालोगे तो देखो P1 की बात कर ले तो P1 आपके पास निकलेगा कोई भी पॉइंट, आप चार्ज की बात कर ले और 2L का मतलब है आपके पास L, क्या है आपका L। वैसे P2 की बात करें तो P2 भी क्या होगा आपका QL हो जाएगा। अरे हाँ, क्लियर है कि नहीं? अब एक बात समझना, इनका रिजल्टेंट जो है वो यहां से निकलेगा भाई, रिजल्टेंट जो है वो कैसा होगा, ये वाला निकलेगा, जिसे हम कह सकते हैं क्या, PR। रिजल्टेंट अगर PR है तो आप एक बात समझ लो, ये भी आपका बराबर है, देखो P1 P2 दोनों कैसे हैं, बराबर P मान लेते हैं, हम इसे P मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो PR होगा वो आपके पास निकलेगा, देखो 60 डिग्री का एंगल है, कितने का, 60। देखो अगर ऐसा नहीं पता आपको कि 60 90 कैसे निकालते, तो ये भी मैं आपको बता दे, देखो इसे करते कैसे। जब भी आपको निकालना हो नेट या रिजल्टेंट, जब भी निकालना हो रिजल्टेंट, जब भी आपको निकालना होती है कुछ इस तरीके से निकालते हैं, जैसे P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा मतलब cos 60, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो कैसे, P1 की वैल्यू भी आपके पास वही है, मतलब P स्क्वायर, P2 की वैल्यू भी वही है, मतलब P स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 2P स्क्वायर, और cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कटा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3P स्क्वायर, P बाहर आएगा आपके पास यहाँ से, तो बचेगा क्या, √3P। ऐसा भी आप कर सकते हो, मतलब P रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा आपका √3P। अब बात कर सकते हैं तो वैल्यू क्या होगी आपके पास, √3P की वैल्यू कितनी है आपके पास, QL, अरे यही है आपके पास QL है, ओके, QL √3QL है आपके पास। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की, इसमें अगर आप देखो तो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन के साथ पूछा गया, मतलब वेक्टर फॉर्म में पूछा गया, तो डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये है डायरेक्शन। अगर हम इसे क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन में ये लिखा है, ये है y एक्सिस और ये क्या है आपका x एक्सिस, तो डेफिनेटली ये कैसा इस तरफ है, मतलब ये नेगेटिव y है, कैसा y है आपका नेगेटिव y, और y के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, z, तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा PR का माइनस √3QLZ के, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? अरे हाँ प्यारे मोहन, मजा आ रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करें, ओके। हाँ भाई, तो हो गया। तो हम बात करने बहुत एक खतरनाक चीज की, और आप बड़े ध्यान से देखें, ये बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए काफी IMP है। बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, मतलब ये बहुत ही IMP हो जाता है, क्योंकि इसके अगर देखा जाए तो डेरिवेशन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं ना, डेरिवेशन जो है वो आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते करते हैं। डेरिवेशन की बात करें या सिंपल सा अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट आपका है क्या, कॉन्सेप्ट आपके पास है, टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसा लिख लें, एट अ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कई बार आपको ये एक्सियल पोजीशन में भी देखने को मिलेगा, लिखा है ऐसा भी मिलेगा, एक्सियल पोजीशन की वजह से, एक्सियल पोजीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है, तो कैसे हम देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर समझना है इस बात को, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस Q, ये हो गया पॉजिटिव Q, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो ये आपके पास सेंटर है, क्या है आपका, ये सेंटर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस आपके पास हमेशा से L रही है, कुछ भी ले सकते हो, वैसे बहुत सारी बुक्स में ये DV दिया है, पूरा होल डिस्टेंस DV कवर किए, जो भी आपको लेना है, मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है L, तो मैंने L ले लिया, ओके, ये L हो गया। ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाती है, 2L हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक्सिस पर बात कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर ध्यान से देखो तो इसकी एक्सिस यही होने वाली है, इसकी एक्सिस पर हमने एक पॉइंट मान लिया A, इस पॉइंट A पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देनी है कि कितनी हो सकती है। तो देखो
अब ये पॉइंट ए जो है, एक बात आपको और समझना है, अगर आपसे कहीं ये लिखा हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोई पॉइंट इस डिस्टेंस पर है, तो इस बात का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। जब कभी भी किताब में अगर ये लिखा हो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप समझ जाना कि वो चीज कहां से है आपके पास, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से। मतलब अगर मैं सेंटर से लेके इस पॉइंट ए तक की डिस्टेंस की बात करूं, इसे हम मान लेते हैं कितनी, आर। क्या मान लेते हैं हम, आर। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से हमने जो डिस्टेंस रखी है आर, और आर डिस्टेंस पर हमारे पास क्या है, पॉइंट ए है। क्लियर है यहाँ पर, ये बात समझ आ गई, ये बात क्लियर हुई, ये बात पल्ले पड़ी। ओके, अब बात समझना यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है दो आपके अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना है। अब ये दोनों चार्जेस जो है वो इस पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। मतलब इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मिलेगी और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि प्लस क्यू जो है, इसे सपोज हमने इसे दे दिया हमने 1, माइनस क्यू को हमने मान लिया 1 और इसको हमने मान लिया 2। समझ रहे हैं। अब इस पॉइंट चार्ज 2 की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये पास है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ये हमने देखा था। मतलब जितनी छोटी आर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा बड़ी आर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ये बात तो हम पहले समझ चुके हैं, ये बहुत पढ़ा है, ये बहुत हमने कई बार देखा है। मतलब यहाँ पर अगर देखो तो इस पॉइंट ए के पास में ये पॉइंट चार्ज 2 जो है वो पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बहुत ज्यादा लगने वाली, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आबेदा चार्ज होती है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लगेगी, तो ये हमने मान लिया E2। अब बात करते हैं माइनस क्यू, मतलब पॉइंट चार्ज 1 की वजह से करें तो इसकी वजह से भी आपके पास होगी, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होती है, नेगेटिव में क्या होती है, इनवर्स कह सकते हो या फ्रॉम दी चार्ज, सॉरी कह रहे हैं टूवर्ड्स दी चार्ज होती है, तो ये हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान से रखना कि यहाँ पर मैंने इसका जो एरो बनाया है, E1 का एरो जो है वो E2 के कंपैरेटिवली छोटा बनाया। ये कैसे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जिसका ज्यादा बड़ा एरो, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा लेंथ उसका उतना मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, E1 का कम होगा। इस वजह से हमने पहले इस बात को शो कर दिया, है ना। तो जब भी आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां पर आराम से आप ये देख सकते हो। ये चीज है ना, छोटी छोटी चीजें बड़े मायने रखते हैं। तो ये कंडीशन है, हमने यहाँ देख लिया, E1 E2 आपने देख लिया। अब यहां से अगर हम देखें तो वैल्यू देखो क्या होगी। E1 की बात करें तो E1 क्या हो सकता है, E1 इसकी वजह से है, तो E1 क्या होता है भाई, यहां से बताया मुझे E1 क्या होगा, क्या होगा E1। ठीक है, यहाँ पर हम नेगेटिव पॉजिटिव लेके नहीं चलेंगे क्योंकि पहले से हमने इसके डायरेक्शन दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू। अब देखो डिस्टेंस देखना, या समझना बात को, डिस्टेंस को देखो। पहले चार्ज की बात कर रहा है, E1 की बात कर रहा है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली L हो गई, ये कितनी है आपके पास L, और ये पूरी कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक R। तो ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बन गई आपके पास, L और R। मतलब हम इसे लिख सकते हैं R प्लस L का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या। E2 की बात कर लेते हैं, E2 की बात कर लेते हैं, तो E2 के लिए भी वही होगा आपका के क्यू डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए डिस्टेंस देखो, इसके लिए डिस्टेंस देखो, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है L। मतलब इतनी डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो इस R में से अगर L निकाल दो तो इतनी बचेगी, मतलब ये क्या बचेगा, R माइनस L। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास R माइनस L, R माइनस L का स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपको यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को कहा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर E2 ज्यादा है और E1 कम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं एट द पोजीशन ऑफ एक्सिस, एट एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू की बात करें तो E2 की वैल्यू है आपके पास के क्यू R माइनस L का स्क्वायर, माइनस लगाओ यहाँ पर के क्यू R प्लस L का स्क्वायर, यही है भाई, के क्यू R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, यही है। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो यहाँ से के क्यू आपका बाहर आएगा, ई नेट की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ से के क्यू तो आपका बाहर आ गया, के क्यू अगर बाहर आ गया तो बचा क्या आपका, बचा है आपका R माइनस L का स्क्वायर माइनस R प्लस L का स्क्वायर, यही बचा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा के क्यू, एलसीएम लो तो एलसीएम के बाद ये वाला यहां जाएगा, मतलब R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस
2RL माइनस लगाओ, इसको यहाँ ओपन करोगे तो देखो माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये प्लस का आएगा तो एल स्क्वायर, और ये माइनस का आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2RL। क्या हो जाएगा ये 2RL डिवाइडेड बाय, अगर इसको देखो तो ये हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है? यहां से देखें तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इससे ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं ई नेट जो हमें मिलेगा, ई नेट मिलेगा ऊपर, के क्यू तो साथ चल रहा है, के क्यू साथ चल रहा है, ये हो जाएगा आपका 4RL, नीचे हो जाएगा आपका R माइनस एल और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मिलेगा। इसको अगर ध्यान से देखो तो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। तो ई नेट जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा आपका के क्यू इंटू 4RL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो इसे कुछ मैं रीराइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसे कुछ थोड़े से अलग अंदाज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ मैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसे मैं कुछ ऐसा लिखना चाह रहा हूँ। ई नेट जो है, मैं इस ई नेट को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। देखो इस 2 की बात करें तो इस k को हमने लिख लिया यहाँ पर और r को लिख लिया इसके साथ, और इस 2 को भी लिख लिया, और मैंने लिखा 2QL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो 2 दूनी 4 हो गया, R आपको मिल गया, L आपको मिल गया, Q आपको मिल गया। ये मैंने इसलिए लिखा कि इस क्वांटिटी को आप बड़े प्यार से पहचानते हो, कुछ देर पहले ही आपने लिखा है। इस क्वांटिटी को अगर हम देखें तो ये क्वांटिटी क्या है, तो ये क्वांटिटी है आपकी P। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है आपने, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में अगर आप देखो तो वो है आपके पास P, मतलब ई नेट जो है वो कितना हो जाएगा आपका, ई नेट हो जाएगा आपका 2KRT डिवाइडेड बाय, एक बात समझना यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही मिल गया। तो दिस इज द फाइनल। लेकिन एक बात आपको समझनी है, एक बात आपको ये समझनी है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अपन बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो सेपरेशन आपको मिलता है, ये हमने देखा था कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है? बहुत ही छोटा, मतलब 10 की पावर -6 से लेके आप 10 की पावर -10 मीटर तक की बात कर सकते हो। जब इतना छोटा होता है, और एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल से ये पॉइंट ज्यादा हम कहें कि चलो अगर ये 10 सेंटीमीटर ही है, जबकि 10 सेंटीमीटर तो ये समझ लो बहुत छोटा, ये फिर भी हम कहें 10 सेंटीमीटर का मतलब सिंपल सा मतलब 10 की पावर -2, मतलब इसके कंपेयर में ये जो क्वांटिटी आपको मिलेगी, ये जो आर वाली डिस्टेंस आपके पास मिलेगी, ये लगभग 10 की घात 4 गुना ज्यादा मिलेगी। समझ रहे ना? तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो एल है ये बहुत छोटा है। कैसा है? ये बहुत छोटा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली कि जो आर है वो आपका बहुत बड़ा है। आर जो है वो कैसा है आपका? बहुत बड़ा। अगर आर जो है वो एल से बहुत बड़ा है तो एल जो होगा वो टेंस टू 0 होगा, मतलब एल जो है वो लगभग कैसा हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। और अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये लगभग आपका बराबर होगा किसके? आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो मतलब इस क्वांटिटी के बराबर में मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं भाई? आर स्क्वायर। तो यहां से जो आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ई नेट बराबर होगा 2KRT डिवाइडेड बाय, इसकी जगह हम लिखेंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पर फिर स्क्वायर मतलब आर की पावर 4, आर से आर कटा तो आपको मिला ई नेट बराबर 2KP डिवाइडेड बाय आर क्यू। यही है। अब चूंकि हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वही हम बात करें P की तो P भी आपके पास कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो देखो देख लेते हैं। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो इस तरफ होगा -q से +q, मतलब ये वाली डायरेक्शन, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? ये वाली होगी। देखो U2 इस तरफ है तो ये ई नेट भी इस तरफ होगा, मतलब दोनों एक ही साइड में है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों एक ही तरफ है, मतलब आप वेक्टर लगा सकते हो। ये P पर आपके पास वेक्टर है ना। अगर अपोजिट होते तो माइनस साइन आ जाता है यहाँ पर, लेकिन अपोजिट है नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ई नेट जो है वो बराबर होगा 2KP डिवाइडेड बाय आर क्यू। ठीक है, आर क्यू। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन
इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन, या आप कह सकते हो एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है आपको, ये चीज समझ आई। आप चाहो तो यहां से सिंपल सा के की वैल्यू भी रख सकते हो। अगर ये सब काम हम वैक्यूम में कर रहे हैं तो के के लिए आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, यही होगा। देखो बुक्स में ये लिखा होता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसे कॉपी करें, उसके बाद मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फॉर वैक्यूम की अगर अपन बात करते हैं, ये थोड़ा मैंने ऐसे आगे पीछे कर दिया तो आप समझ तो गए होगे क्या लिख रहे हैं। देखो ये रिजल्ट जो है भाई आपको याद कर लेना है। ये जो रिजल्ट हमने अभी देखा है, इस रिजल्ट को बस पी जाओ, घोट के पी जाओ किसी तरीके से, सपनों में आए, सपनों में कैटरीना कैफ की जगह ये आए भाई, समझ रहे हैं बात को। हाँ देखो हमने क्या देखा है, एक्सियल पोजीशन की वजह से जो नेट आपको निकलता है, अगर इसकी हम बात करें तो ये मिलता है आपका 2kp डिवाइडेड बाय RQ, यही निकलता है। अगर यही चीज हम काय में कर रहे हो, वैक्यूम में कर रहे हो, या हम फ्री स्पेस में कर रहे हो, या आप इसे एयर भी कह सकते हो। हालांकि थोड़ा एयर और वैक्यूम में फर्क तो होता है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक्स में ये चीजें कैसी होती हैं, दोनों बराबर के लिए दी जाती हैं, इसलिए हम बात करते हैं। तो जो के है, इस के की बात करें तो ये हो जाता है आपका 1/4πε0 होता है ना। तो इसकी वैल्यू आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो। तो मतलब यहाँ से बनेगा आपका ई नेट जो है वो कितना बन जाएगा, 2p, ऐसा लिख लो आप, 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाय RQ, यही हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगी भाई, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। आराम से कर सकते हो। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सिंपल सा अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हो। डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होगी अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, या डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं, अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है, अरे आया समझ में। तो एक्सियल पोजीशन की वजह से जो हमें रिजल्ट देखने को मिला वो क्या था, 2kp डिवाइडेड बाय RQ। अरे हाँ, ओके हो गया भाई, कॉपी समझ आ गया। ठीक है, देखो इसके बाद जो हमें निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैसे देखने को मिलेगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर आपके पास टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ओके, एक बात और समझ यहाँ पर, या तो आप इक्वेटोरियल पोजीशन कह दो, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करोगे तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको देखने को मिलेगा। देखो कैसे अपन देखते समझते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास डाइपोल है -q + q से मिलकर बना हुआ, इसके सेंटर की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेंटर, और इस सेंटर से ही आपके पास क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको देखने को मिला। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, और पॉइंट हमने मान लिया है। सपोज हमने कह दिया कि ये कितनी दूरी पर है, आपका r दूरी पर है। ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस जैसा कि हम बार बार देखते आ रहे हैं, ये L है, ये भी कितनी है आपके पास L है। क्लियर है, ये इसका सेंटर है O। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर क्या O। मैंने ये बार बार आपको बताया कि जब भी आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से इतनी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A है या B है, जो भी आपके पास रैंडम आपको समझना है, तो आप ये बात हमेशा समझें कि उसके सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर से वो डिस्टेंस हमने देखी है। ठीक है, परपेंडिकुलर है ये आपके पास, परपेंडिकुलर है मतलब डेफिनेटली ये एंगल आपके पास कितना है 90, ये भी आपके पास कितना है 90। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट चार्ज को हमने दे दिया नंबर 1 और इस पॉइंट चार्ज को हमने मान लिया नंबर 2। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज 1 की वजह से भी इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और इस पॉइंट चार्ज 2 की वजह से भी इस पर क्या होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। अगर हम देखें तो यहां पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक, यहां से अगर आप देखें तो क्या होगा, देखो इस पॉइंट चार्ज 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, आपके टूवर्ड्स द चार्ज होगी। नेगेटिव है तो ये क्या होगी, इसकी तरफ होगी, ये सिंपल सा, ये होगी हमारी E1। इसकी वजह से अगर देखें पॉइंट चार्ज 2 की वजह से, तो ये होगी आपकी अबेदा चार्ज, मतलब रिपल्सिव मोड में होगी, ये होगी आपके पास E2। क्लियर है, ये डायरेक्शन होगी अबेदा चार्ज, ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी टू द चार्ज। कैसी होगी आपके पास, टू द चार्ज। यहां पर अगर मैं E1 E2 की बात करूं तो देखो E1 E2 की वैल्यू क्या होंगी। E1 E2 की अगर अपन बात करें तो E1 होगा आपके पास क्या, के क्यू। अब देखो ये लेंथ हमें चाहिए यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है वो लेंथ कैसे निकलेगी, देखो इस लेंथ को निकालने का बड़ा आसान सा है। ये एल दिया हुआ है, ये आर दिया है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगी आपके पास हाइपोटेन्यूज, हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसकी भी बात करें तो ये भी आपके पास हो जाएगी क्या, आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये अगर डिस्टेंस निकालनी तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अब क्या मिल गई आपकी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो मतलब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर स्क्वायर, स्क्वायर से ये आपकी क्या कट गई, रूट कट गई। मतलब यहाँ आपको जो E1 मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही मिलेगा देखने को। E2 की बात करें, E1 की डायरेक्शन क्या होगी, टू द चार्ज होगी। वही अगर हम E2 की बात करें, देखो इसमें माइनस प्लस आपको लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्शन आप पहले से ही मेंशन कर चुके हो, है ना, मैग्नीट्यूड की अपन बात कर रहे हैं। E2 की बात करें तो E2 क्या होगा आपके पास, के क्यू, ये डिस्टेंस होगी, आपका स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो ये मिलेगा आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर। क्या हम इसे E लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, E हमने लिख लिया इसे, ठीक है। मतलब ये भी आपके पास क्या हो जाएगा E, और ए भी अगर हम बात करें तो कैसा हो जाएगा आपका E। क्लियर है। अब देखो एक बात समझिए, आपको निकालनी इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी और इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से होगी, ई नेट, है ना, ये ई नेट यही होने वाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी। अब आपको प्यार से समझना है कि इस ई नेट की अगर अपन बात करें तो ये ई नेट क्या मिलने वाली, देखो समझने यहाँ पर, देखो ये जो एंगल है वो आपका होगा थीटा, ये एंगल क्या है हमने सपोज मान लिया थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा तो देखो ये जेड बन रहा है, मतलब पैरेलल लाइंस बन रही, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा आपका थीटा। इसकी अगर बात करें, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो देखो ये सिंपल सा, ये वाली भी क्या होगा आपका थीटा। ये समझ आया बात को, ये बात समझ आई भाई। अब यहाँ पर ये समझ अगर आ गया आपके पास तो इस E2 के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, E1 के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। E2 के अगर दो कंपोनेंट आप देखोगे तो एक होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा ये वाला कंपोनेंट, होगा कि नहीं ये वाला कंपोनेंट, सिंपल सा देखना यहाँ पर, ये वाला कंपोनेंट होगा आपका। तो मतलब ये थीटा के पास है तो ये कंपोनेंट आपका कहलाएगा E cos थीटा। E2 बराबर कितना है E, तो हमने लिख दिया E cos थीटा। ये कंपोनेंट आपका होगा E sin थीटा, ठीक है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी एक कंपोनेंट आपके पास इस तरफ आएगा, ये कंपोनेंट आपके पास इस तरफ आएगा, है ना, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या कहलाएगा E cos थीटा, और एक कंपोनेंट आपके पास होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा आपका E sin थीटा। अब ध्यान से देखो, समझो यहाँ पे आपसे कि E दोनों कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड आपके पास बराबर है, तो E sin थीटा है, E sin थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या E नेट में E cos थीटा और ये E cos थीटा। मतलब यहाँ पर अगर आप E नेट देखोगे, E नेट एट ऑन दी पैरेलल पैरेलल कह रहा हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास मिलेगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा, यही होने वाला है। तो यहां से आपके पास E परपेंडिकुलर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 2E cos थीटा, क्या होगा आपका 2E cos थीटा। अगर E परपेंडिकुलर की बात करें तो देखो E cos थीटा मतलब E की वैल्यू कितनी आएगी, E की वैल्यू ये होगी, E की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और हो जाएगा ये cos थीटा, होगा इतना ही।
अब एक बात समझो, यहाँ पर क्या हम cos थीटा निकाल सकते हैं? cos थीटा निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल में रखा के। इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा देखो तो cos थीटा क्या होता है भाई? cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका L, और अगर हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये है आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको अगर मैं चाहूं तो इसमें रख सकता हूं। इसमें जब आप रखोगे तो यहां से आपके पास मिलेगा ई परपेंडिकुलर जो है वो 2k³ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां होगा आपका एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास ब्रैकेट है, इसकी पावर 1 है। क्लियर है? अगर इसको हम देखें तो ये बनेगा आपका ई परपेंडिकुलर होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास, ऐसा लिख सकते हैं K2QL डिवाइडेड बाय, ये 1 है और ये आपका 1/2 है। पावर की बात कर रहे हैं, ये 1 है और ये 1/2। 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। मतलब यहां पर बनेगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसको ध्यान से देखो, ये कुछ नजर आ रहा है आपको? ये वाली क्वांटिटी कुछ नजर आ रही है? तो ये हो जाएगी ई परपेंडिकुलर, आपके पास हो जाएगा KP, क्या हो जाएगा? KP, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2। कहानी यहां पर भी वही सेम होने वाली है कि यहाँ पर जो आर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है एल से, तो यहाँ पर जो ई परपेंडिकुलर है वो कितना मिलेगा आपको? ई जो परपेंडिकुलर है वो मिल जाएगा आपका KP। ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर में स्क्वायर कट जाएगा तो ये मिलेगा आपका RQ। क्या मिलेगा आपको? RQ। अब देखो इसकी डायरेक्शन देख लो। डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी ये वाली, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी ये, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। मतलब दोनों कैसे? अपोजिट। तो आप साइन लगा लो नेगेटिव का वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में जो आपके पास लिखाएगा वो लिखाएगा कुछ इस तरीके से, ई परपेंडिकुलर बराबर माइनस KP डिवाइडेड बाय RQ। ये हो जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई? देखो ये थोड़ा सा जगह कम पड़ती है, इस वजह से यहाँ वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। बस मुद्दा ये है कि समझ आना चाहिए। समझ आ रही है चीजें? तो क्या मिलेगा आपके पास? E1 बराबर माइनस KP डिवाइडेड बाय RQ। डायरेक्शन कैसी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। दोनों बोथ आर अपोजिट ईच अदर, है ना? दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट, इस वजह से अगर हम देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है? अरे हाँ क्लियर। अब एक बात समझो, जो आपने एक्सियल पोजीशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, एक्सियल पोजीशन की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, और इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, अगर आप इन दोनों में एक रिलेशन ढूंढ पाए जो आपके पता है एक छोटे से क्वेश्चन में या जेई के क्वेश्चन में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है ये पॉइंट, तो आप ध्यान से देखें तो एक रिलेशन आपको नजर आ रहा है, एक रिलेशन आपको ये नजर आ रहा है। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मिटा दूं, ये हो गया सबका, कर लिया नोट? ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। मेरे ठीक है, क्लियर है? देखो एक, अगर आप ध्यान से देखो, एट एक्सियल पोजीशन की बात करें अपन ने, एक्सियल पोजीशन की वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिली थी वो क्या मिली थी आपको? अगर देखें तो ये मिली थी आपको 2kp डिवाइडेड बाय RQ। ठीक है, क्लियर है? मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहाँ पर, सिंपल सा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल की बात करें, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ई परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये आपके पास था KP डिवाइडेड बाय RQ। क्या समझ आया आपको? कुछ इस तरीके से समझ आ रहा है कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिली थी वो आपकी परपेंडिकुलर पोजीशन में मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल है। दिख रहा है? ये डबल है ना? मतलब आप यहां से एक रिलेशन लगा सकते हो, एक रिलेशन ये यहाँ नोट करके लिखना कि ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक एक नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में एक नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल हिल जाते हैं भाई इससे, ठीक है, समझ रहे ना बात को? तो ये आपको कंप्लीट तरीके से याद रखना है।
ओके, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक्सेल में देखो तो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन थी और यही आपके पास क्या थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। ओके, समझ रहे बात को, ऐसी थी। वही अगर अपन बात करें इसमें परपेंडिकुलर में, अगर आप ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर में आपके पास क्या थी, ये था आपके पास एक्सिस पर था, मतलब यही आपके पास क्या थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, यही थी। वही अगर मैं इस परपेंडिकुलर की बात करता हूं, एक सिंपल सी अगर बात करें तो परपेंडिकुलर में क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी। वहीं अगर अपन बात करें तो जस्ट पैरेलली आपके पास ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। ओके, ये आपके पास, तो ये दोनों चीजें ना बड़े काम की और बड़े ध्यान से समझना है और इन्हें याद रखना है, क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन आपको लगेगा, बड़ा है ना, बड़ा तीखा और अच्छा क्वेश्चन है, उसे आप प्यार से करेंगे, क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस क्या है। क्लियर है? तो क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर की बात करें तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स on dipole, what is the force on dipole where dipole moment P is placed as shown in figure। मतलब फिगर की अगर अपन बात करें तो फिगर के हिसाब से आपके पास डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास दिया है कि ये आपका एक डाइपोल मोमेंट है, ये आपका एक डाइपोल मोमेंट हमने मान लिया इसे P, काय की बात कर रहे हैं अपन, P की बात कर रहे हैं। ओके, और ये इसकी एक्सिस भी है, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये क्या है आपके पास, एक्सिस है। क्लियर है? और वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज, एक प्लस क्यू है और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, प्लस क्यू, और ये दोनों जो है वो आपके पास ए डिस्टेंस पर है, ये इस तरीके से डिस्टेंस पर है, ये भी क्या है आपका प्लस क्यू। ओके, तो आपको ये बताना है कि इस डाइपोल पर फोर्स क्या होगा इन पॉइंट चार्जेस की वजह से। ठीक है, आपको क्या निकाल के देना है यहाँ पर, व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल वेयर अ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, है ना। इस फिगर के हिसाब से आपके पास डाइपोल मोमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से। अब एक बात समझो, यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट आपका ये है तो डायरेक्शन आपके पास ये होगी, मतलब ये वाला नेगेटिव होगा तो ये वाला आपका पॉजिटिव होगा। अरे हाँ कि नहीं, सिंपल सी बात है ना। ये डाइपोल मोमेंट आपका दिया है, इसकी जरूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी ठीक है। अब समझो, ये आपके पास क्या है, इस डाइपोल मोमेंट की एक्सिस है। इसकी बात करें तो ये क्या है आपके पास, एक्सिस है, ये डाइपोल मोमेंट का एक्सिस है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट चार्ज जो है, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा अपोजिट कर रहा हूँ। यहां पूछा गया क्या, फोर्स ऑन डाइपोल। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहां सपोज करते हैं कि फोर्स ड्यू टू डाइपोल, क्या हम कर रहे हैं यहां पर, फोर्स ड्यू टू डाइपोल, मतलब डाइपोल की वजह से इन पॉइंट चार्जेस पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया हुआ देखने को मिलेगा। तो देखो यहां समझते हैं अपन, क्लियर है। अगर मैं बात करूं तो एक बात समझना है, इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की अगर अपन वजह से बात करें तो इस डाइपोल की वजह से आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिंपल सा अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी आपके पास। ओके, और यहां पर इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके की है, इस तरीके की डायरेक्शन है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, क्योंकि ये इस तरीके से क्यों हो जाएगी, देख समझना बात को मेरी, ये इस तरीके मैंने क्यों बनाई, इसकी डायरेक्शन ये क्यों होगी।
अगर आप ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की क्या है आपके पास एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर पोजीशन पर है प्यारे, ये वाला भी परपेंडिकुलर पोजीशन पर है। ये जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन का केस है। कैसा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन का। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये जस्ट अपोजिट होती है आपके काय की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। क्लियर है, अब ये बात तो समझ आ गई, ये ई है। अब एक बात आप मुझे बताओ, अगर ये ई है तो डेफिनेटली फोर्स यहां पर जो एक्सपीरियंस किया जाएगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, और फोर्स कितना हो जाएगा आपका, क्यू ई हो जाएगा। अब एक बात समझना, यहाँ पर देखो, समझो, यहाँ पर पहले आपको ये समझना है, यहाँ से अगर देखें तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो ई परपेंडिकुलर की वजह से अपन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस के पी डिवाइडेड बाय आर क्यू, है ना। हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमने लिख लिया मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका के पी डिवाइडेड बाय आर क्यू। ठीक है, आप जानते हो एफ क्या हो जाएगा, एफ क्यू ई, है ना। यहाँ से एफ जो निकलेगा वो आपके पास होगा कितना, क्यू के पी डिवाइडेड बाय आर क्यू, यही मिलने वाला है। अरे यही होगा एक्सपीरियंस, मतलब इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा आपके पास, ये वाला फोर्स होगा क्यू के पी अपॉन आर क्यू। अरे यही होगा कि नहीं। अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक काम करो, थोड़ा सा आप याद करो अपने न्यूटन भैया को। न्यूटन भैया क्या कहते हैं, न्यूटन भैया का जो थर्ड नियम है वो आपसे ये कहता है, थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जितना आप हम पर फोर्स लगाओगे हम भी उतना ही लगाएंगे आपके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, तो एक बात समझना यहाँ पर कि अगर इस डाइपोल मूवमेंट की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली ये भी तो इस पर इतना ही लगाएगा, ये भी तो इस पर इतना ही लगाएगा, और ये डायरेक्शन आपके पास कैसी होगी इस फोर्स की, ये वाली होगी। इस डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा डाइपोल मूवमेंट पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे हमने मान लिया एफ। अब जितना ये लगा रहा है तो इतना ये भी तो लगाएगा, मतलब ये भी इस तरफ ऐसा ही लगाएगा एफ। तो आपके पास जो नेट फोर्स होगा इस पर, एफ नेट होगा, वो कितना हो जाएगा आपका 2F हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं प्यारे, ये समझ आ रहा है ना मैंने क्या बोला है। अगर न्यूटन्स के थर्ड लॉ की अपन बात करें तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ की अगर अपन बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आपका एक्शन रिएक्शन का रूल है। एक्शन रिएक्शन का रूल का मतलब है कि टू इक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, समझ रहे ना बात को। तो यहां पर इस फोर्स की डायरेक्शन प्यारे ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। अगर ये फोर्स ऐसा है तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा ना, ये वाला, ऐसा एक फोर्स लगेगा। अब यहां पर अगर देखो तो ये फोर्स किसकी वजह से लगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो क्या ये बैठा रहेगा, ये भी तो इस पर लगाएगा, और इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, तो ये वाला फोर्स होगा। मतलब एक ये एफ और ये एफ, इस पर जो डाइपोल मूवमेंट पर नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 2F लगेगा। कितना लग जाएगा भाई, 2F। हम F की वैल्यू जानते हैं तो 2, F की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्यू के पी डिवाइडेड बाय आर क्यू, दिस इज द फाइनल आंसर। अरे हाँ कि नहीं, ओके क्लियर है। अब एक बात समझना है, देखो कैसा लग रहा है आपके क्वेश्चन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड दिया होगा, तो ये अपवर्ड लग रहा है तो आप कह सकते हो अपवर्ड है सर। कैसा लग रहा है, ये अपवर्ड है। यहाँ पर अगर के की वैल्यू रखी तो के की वैल्यू रख लो भाई। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, के की वैल्यू आपने रख ली, ये कितना है आपका 2, ये कितना है आपका, के की वैल्यू रख दी तो ये 2 जाएगा, 2QP डिवाइडेड बाय आर क्यू। 2 से 2 कट गया आपका, 2 से 2 अगर कट गया, आर क्यू है यहां पर अपन ने ए लिया है तो आप इसे चेंज कर सकते हो, ये ए क्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए क्यू, डिस्टेंस मैंने आर मान ली थी, ये ए क्यू, और ये भी क्या हो जाएगी आपकी क्यू। ठीक है, तो यहाँ देखें तो ये 2 से 2 कटा, मतलब फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा QP डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2AQ पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो भी कैसा, अपवर्ड्स, कैसा होगा अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ नेट, कैसा होगा आपका एफ नेट। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका कि भाई जो चीज हमारी जस्ट उसके थोड़े अपोजिट है। पूछा था आपके पास क्या, फोर्स ऑन डाइपोल, इस डाइपोल पर फोर्स क्या एक्सपीरियंस हुआ, हमने क्या कर लिया कि ये समझ लिया यहाँ पर कि इस फोर्स इसकी वजह से इन चार्जेस पर, इन पॉइंट चार्जेस पर
क्या आपके पास डेवलप होगा। और ये कैसे निकाल सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली हमने भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड काय के केस में निकाली, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्सिस है इसकी, ये वाला पॉइंट इसके लिए कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएगा। क्लियर है कि नहीं, अरे हाँ या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को लिखें और देखें करें। ओके, ठीक है। तो अब तक जो हमने बात करी, अब तक हमने ये बातें करी कि भाई हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, वही हमने देखा इसके परपेंडिकुलर पोजीशन, या जैसे अपन कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या हम किसी इसके जनरल पॉइंट पर देख सकते हैं ना, मतलब किसी भी एंगल की अपन बात करें, किसी भी स्पेस के किसी भी जनरल पॉइंट की बात, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि किसी भी एक जनरल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिले तो फिर कैसे मिल सकते हैं। मतलब अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर डाइपोल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही थी। वहीं आपने एक बार देखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का खींचा जाए, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन की अगर अपन बात करें, तब भी आपके पास क्या मिल रही थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें ना एक्सियल चाहिए ना हमें परपेंडिकुलर, किसी भी एक जनरल पॉइंट की बात करें जहां पर थीटा आपके पास कुछ भी हो जाए, जहां पर थीटा आपका 0 ना हो, जहां पर थीटा आपका 90 ना हो, कुछ भी अगर आपके पास हो जाए, किसी भी जनरल पॉइंट की बात करें, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नजर आ सकती है। तो टॉपिक आपके पास है, आप अपने कॉपी पेन उठाएं और लिखें इसमें कि टॉपिक बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सम जनरल पॉइंट, सम जनरल पॉइंट। और जनरल पॉइंट कुछ ऐसा है कि किसी डिस्टेंस r पर किसी थीटा एंगल के साथ है ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, किसी भी पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, है ना, किसी भी जनरल पॉइंट की हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी। देखो अब इसे कैसे करेंगे। इसे करने का एक बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा एक आइडिया है अपने पास। मैंने क्या करा, सिंपल सा वही कि हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q, इसका सेंटर है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास सेंटर है। ओके, और ये हो जाएगा आपका +q। समझना इस बात को। इस सेंटर से हमने क्या करा, थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट a मान लिया। क्या मान लिया, पॉइंट a मान लिया। क्या माना भाई, पॉइंट ए माना। और इस पॉइंट ए पर हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है। तो देखो क्या करते हैं, अगर इस पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, अब देखो यहां पर समझा, अगर मैं थीटा, मतलब इस थीटा को अगर 0 कर दूंगा तो पोजीशन एक्सियल वाली बन जाएगी। अगर इस थीटा को मैं परपेंडिकुलर कर दूंगा तो इक्वेटोरियल वाली पोजीशन बन जाएगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अगर हमें थीटा 15 मिल जाए, 30 मिल जाए, 45 मिल जाए, तब की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखने को मिल सकती है, डाइपोल की वजह से। तो आप सिंपल सा थीटा को आप अलग, मतलब थीटा वेरिएबल है यहाँ पर, थीटा अगर बदलते जाएंगे तो आपको हर पॉइंट पर, मतलब डाइपोल के चारों दिशाओं में आपको क्या मिल सकती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। मतलब यहां से किसी भी पॉइंट पर, मतलब स्पेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है तो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ थीटा प्लस आर, मतलब दो वेरिएबल्स की मदद से, थीटा और आर की मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन, इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने ये किया कि यहाँ पर हम एक मान रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पर हम एक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसे हमने नाम दे दिया क्या, पी। बड़े प्यार से समझना, बड़े ध्यान से समझना, मैंने क्या करा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी कंसिडर किया है यहाँ पर। और अब मैं ये कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी के हम दो कंपोनेंट्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई, दो कंपोनेंट्स करने वाले हैं। एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा अलोंग द लाइन, एक कंपोनेंट जो हमने कंसिडर किया है वो कंसिडर किया है अलोंग द लाइन। कैसे कंसिडर किया है, अलोंग द लाइन। समझना मेरी बात को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी के हमने क्या करे, दो कंपोनेंट किए, इसमें से पहला जो कंपोनेंट है वो अलोंग द लाइन हो गया। अब अगर ये अलोंग द लाइन है और ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट आपका कहलाएगा पी कॉस थीटा। अरे हाँ कि नहीं, कहलाएगा कि नहीं, ओके। और एक कंपोनेंट हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर एक यहां पर हमने क्या करा, एक कंपोनेंट यहां लिया।
एक कंपोनेंट यहाँ ले लिया। अब थीटा यहाँ पर है तो सिंपल सा बात है, ये क्या हो जाएगा आपके पास पी साइन थीटा। एक कंपोनेंट हमने लिया अलोंग द लाइन, एक कंपोनेंट हमने लिया अलोंग द लाइन, एक कंपोनेंट लिया लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब लाइन से 90 डिग्री पर एक कंपोनेंट लिया। अब समझना भाई, अब यहां समझना कि हमने इस पी के दो टुकड़े कर दिए, दो कंपोनेंट, मतलब इसका तो काम खत्म है, ये तो खेल खत्म है। अगर आप प्यार से समझो तो ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है और ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए ये पॉइंट ए जो है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कैसा होगा, एक्सियल पोजीशन पर होगा। इस P cos थीटा के लिए ध्यान से देखो तो इस P cos थीटा के लिए ये जो A है वो कैसा होगा आपका एक्सियल पोजीशन पर होगा, समझना बात को। और इस P sin थीटा के लिए, इस P sin थीटा के लिए ये लाइन जो है इस 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 डिग्री का, तो इस P sin थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये वाली जो पोजीशन मतलब पॉइंट A जो है वो कैसा होगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो भाई साहब, या इक्वेटोरियल पोजीशन कह लो। तो देखो यही चीजें आपको समझनी, यही चीजें आपको लिखनी है। मतलब अगर मैं कहना चाहूं यहां पर तो फॉर P cos थीटा, फॉर P cos थीटा पॉइंट A इज एट एक्सिस ऑफ P cos थीटा, ठीक है। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी इसकी वजह से क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, पढ़ा था भाई ये हमने। तो ये हो जाएगी P एक्सियल लिख लेते हैं हम इसे, क्या लिख लेते हैं, सॉरी P लिख रहा हूं मैं, E एक्सियल, क्या लिखेंगे अपन P एक्सियल। इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से इस पॉइंट A पर कैसी होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती है ना भाई, तो इसी तरीके से होती है E एक्सियल। तो यहाँ पर जो E एक्सियल आप लिखोगे वो आपके पास क्या मिलेगी, तो देखो E एक्सियल क्या होती है, ये एक्सियल होगी 2kp। अब बेटा ध्यान रखना है आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर बेटा P नहीं बचा, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये तो खत्म हो गया, क्या है आपका P cos थीटा, डाइपोल मूवमेंट क्या है आपका P cos थीटा। तो अब आपको लिखना पड़ेगा P cos थीटा, डिस्टेंस कितनी है r, तो ये हो जाएगा r3। क्लियर है, अरे हाँ कि नहीं। वही अगर मैं बात करूं तो एक बात आपको और समझनी है, एक बात आपको और समझनी है, वो ये समझनी है क्या, देखो यहां समझना, अगर इस P sin थीटा की बात करें तो P sin थीटा के लिए पॉइंट A जो है, अगर हम बात करते हैं फॉर P sin थीटा, P sin थीटा के लिए पॉइंट A जो है वो आपका कैसा होगा, सिंपल सा इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। तो आप कह सकते हो एज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, कैसा होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब देखो इसकी डायरेक्शन ये है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो आपके पास डायरेक्शन मिल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अपोजिट थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन थी। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है प्यारे, तो इसकी क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी ना जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगी आपकी ई पैरेलल की, ठीक है। अगर यहां से ई पैरेलल आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, ई पैरेलल में क्या होता था के, अब यहाँ पर P नहीं है, अब यहाँ पर P नहीं है, यहाँ पर है P sin थीटा, क्या है आपका P sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू, यही होने वाला है, यही होने वाला है। अब हमें निकालना है क्या, नेट, क्या निकालनी भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो देखो ये होगा नेट, इसका रिजल्टेंट ये होगा इसका ER, क्या होगा आपका ER। देखो अगर ER, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये है आपका 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू, ये है आपका kp sin थीटा डिवाइडेड आर क्यू, मतलब दोनों बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, समझ रहे ना बात को। अगर बराबर नहीं है तो फिर हमें ई नेट या ई रिजल्टेंट के लिए, अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो इसके निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है आपका ई एक्सियल, लिख लो यहाँ पर ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2 एक्सियल इंटू ई परपेंडिकुलर cos थीटा, cos थीटा। अब देखो यहाँ पर cos थीटा, अगर आप प्यार से देखो तो ये जो एंगल है वो आपका कितना बनेगा, ये एंगल आपका कितना बन रहा है भाई, 90 बन रहा है। अगर ये एंगल आपका 90 है तो ये हो जाएगा आपका cos 90, कितना हो जाएगा आपका cos 90। अगर cos 90 तो cos 90 होता है आपका कितना, 0, मतलब ये टर्म्स तो हो गई स्वाहा, हो गई कि नहीं स्वाहा, ठीक है, ये खत्म है। मतलब बचा क्या भाई साहब, इतना बचा है। तो देखो यहां से निकाल लेते हैं अपन, ई आर जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा, ई एक्सियल की वैल्यू कितनी है
2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय RQ का होल स्क्वायर, यही है। वही अगर अपन बात करें तो प्लस यहाँ पर सिंपल सा होगा kp sin थीटा डिवाइडेड बाय RQ का होल स्क्वायर। अरे यही होगा कि नहीं, यही होगा। अब देखो इसमें से कॉमन निकल सकता है क्या कुछ, kp RQ इसे बाहर निकालो और वो भी स्क्वायर के साथ आएंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपका ER जो है वो आपके पास बनेगा kp डिवाइडेड बाय RQ का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यही बचेगा। अरे हाँ या ना, यही तो बचेगा प्यारे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर का बैठा रहा हूँ, आप लिख लें ऊपर का, है ना, बिठा दूं। ठीक है, तो ये यहां से ये वाला गया, ओके। ये क्या है आपका ई रिजल्टेंट, ठीक है। इसे अगर हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो यहां से देखना है आपका ई आर जो आएगा वो ई आर, ये केपी डिवाइडेड बाय आर क्यू जो वो बाहर जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो मतलब मिलेगा आपका केपी डिवाइडेड बाय आर क्यू। अंदर अगर आप देखो तो अंदर आपके पास क्या मिलेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में हो जाएगा ये कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अरे होगा कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहां से ई आर जो मिलेगा आपके पास वो मिलेगा क्या, KP डिवाइडेड बाय RQ। इसे ध्यान से देखो, इसे प्यार से देखो, ये 4 cos स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर एक cos स्क्वायर थीटा को मैं जुदा कर दूं, मतलब अलग कर दूं, ये इसके साथ मिला के क्या करेगा, जोड़ी बना लेगा, मतलब जहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएंगे आपके पास, 1 बन जाएगा। मतलब अंदर जो आपके पास आएगा वो बनेगा क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही बनने वाला है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर द सम जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। मतलब ये होगी आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये आपके पास, अब बेटा आपको ध्यान रखना है कि इसका हम वेक्टर फॉर्म नहीं बता सकते। इसका क्या हम वेक्टर फॉर्म बना पाएंगे, वेक्टर फॉर्म इसलिए नहीं बना पाएंगे कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट है ना पैरेलली, मतलब आप यहां से दिखाई नहीं सकते। अगर इसे दिखाना पड़ेगा तो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है वो क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये सपोज हमने मान लिया क्या, अल्फा। अब आप बता सकते हो, तो देखो अब आप बताओगे तो इस P के रिस्पेक्ट में इस ई आर की क्या होगी, इस P के रिस्पेक्ट में ई आर की, तो आप सिंपल सा कहोगे इस P की रिस्पेक्ट में जो ई आर की डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, थीटा प्लस एल। देखो ये यहां से देखो तो यहां से कितना, ये हो गया थीटा, लेकिन ये थीटा अगर यहां पर है या देखें तो ये भी तो थीटा होगा, ये भी तो क्या होगा आपका थीटा, थीटा, और ये वाला इतना कितना है आपके पास, अल्फा। मतलब यहां पर अगर हम देखें इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा। तो यहां पर ई आर की जो डायरेक्शन होगी, ई आर डायरेक्शन ऑफ ई आर इज एट थीटा प्लस अल्फा, ओके, थीटा प्लस अल्फा क्या हो सकती है। अब क्वेश्चन में थीटा तो दिया होगा, अल्फा कैसे निकालें, तो अल्फा भी निकाल सकते हैं भाई। अल्फा निकालने में क्या है, ठीक है, अल्फा भी निकाल लेंगे अपन, सिंपल सा है ये तो, ओके। देखो निकालें, ये बता दूं तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इससे ये थीटा और उसके बाद ये थोड़ा सा यहां पर है तो अल्फा, थीटा प्लस आर इसकी डायरेक्शन होगी। निकाल लेते हैं अल्फा पर, अल्फा कैसे निकालेंगे, ओके, ये मैं बता रहा हूं। देखो अल्फा अगर निकालना है तो अल्फा के लिए आप क्या करो, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा दिया है, ये आपकी ई एक्स है, ई एक्सियल है, ई एक्सिस है, और ये वाली आपके पास क्या है, ई परपेंडिकुलर है, और ये जो है वो आपके पास है ई आर। एक बात समझो यहां पर, अगर मैं चाहूं, ये थोड़ा ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, अगर मैं चाहूं तो ये वाला जो एंगल है आपके पास कैसा हो गया, अल्फा हो गया, ये वाला एंगल। अगर इस ई पैरेलल को चाहूं तो मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करा सकता हूं। क्लास 11 पढ़ा होगा ना भाई वेक्टर, तो ये ई परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90, तो ये बन गया आपके पास क्या, हाइपोटेन्यूज, सिंपल सा। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास टेन अल्फा क्या बन जाएगा, टेन अल्फा जो बनेगा, टेन अल्फा क्या बनेगा भाई, परपेंडिकुलर
अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन का बेस परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, मतलब ई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय होगा, ये वाला क्या है, एक्सेस है, तो ये हो जाएगा ई एक्सेस। अरे हाँ या ना, वैल्यू रखो भाई, यहाँ पर वैल्यू अगर रखेंगे तो ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी आपके पास थी 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यही थी। वही अगर अपन बात करें इसकी, तो ये की इसकी थी kp साइन थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर की साइन थीटा, ध्यान रखना, सॉरी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और ई एक्सिस की थी आपके पास क्या, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यही था। अरे हाँ यही था, kp से kp गया, rq से rq गया, बचा क्या आपके पास, तो यहां से बचा आपके पास tan अल्फा बटे 1/2 साइन कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, यही होगा। तो ये यहां से अगर आप चाहें तो आप सिंपल सा निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो tan अल्फा थीटा की आप वैल्यू रखेंगे, tan अल्फा आपको मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा आपके पास, क्लियर है, सिंपल है। अरे हाँ सिंपल है, कॉपी करें तो डायरेक्शन यहां से अल्फा निकल जाएगा, अल्फा थीटा आपके पास दिया होगा तो डायरेक्शन आपके पास होगा। जैसे सपोज आपसे कहा जाए कि थीटा आपके पास दिया 60, तो ये 30, तो ये फिर से वही इक्वेटोरियल पोजीशन बन जाएगी, क्लियर है कि नहीं, ओके। इस पर एक क्वेश्चन है आपके पास जो कि एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है, क्या आप लिखें क्वेश्चन को, एक बार आप पढ़ें और खुद से वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन को जो है वो खुद से क्या करें भाई, ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे दिया गया है, देखो क्वेश्चन को, ये आपका बाय एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। इसकी बात करें तो ये क्या है, आपका बाय एक्सिस है और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहीं पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सपोज हमने मान लिया P, ये आपका सेंटर है, ठीक है। और यहां से अगर आप देखो तो यहां पर थीटा एंगल पर एक पॉइंट दिया है P, एक पॉइंट P दिया है, और यहां पर आपको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या दिया है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पर आपको दो चीजें निकालनी, एक तो एंगुलर पोजीशन, मतलब आपको थीटा निकालना है, और आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चीजें निकाल के देनी है। तो देखो कैसे, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, तो ये वही चीज बन रही है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है ना, जो जनरल पॉइंट में हमने डिस्कस की है वही आपके पास बन रही है। मतलब थीटा के इंक्लिनेशन पर आपके पास कुछ डिस्टेंस पर आपके पास क्या है, एक पॉइंट P दिया हुआ है ना, ये भी आपके पास कुछ दिया है, R दिया है ना, ये R आपके पास दिया है। तो इस केस को ध्यान से समझो, इस केस को अगर आप ध्यान से समझो तो ये केस वही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसी भी, ना तो एक्सेल की केस हो सकती है, ना आपके पास कैसी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही आपकी रिजल्टेंट की बात कर रहा है, ये रिजल्टेंट की बात कर रहा है आपके पास, है ना। कैसी बात कर रहा है ये, रिजल्टेंट की, मतलब यहां से इस मोमेंट की बात करें तो ये आपके पास बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से सॉल्व करें तो ये जैसे ये आपका P है, ये यहां आप देखो तो ये P है, और ये दी है आपके पास P, ऐसा दिया है। अगर इस P के कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट आपका ये कि थीटा दिया है, तो ये हो जाएगा आपका P cos थीटा, और इसके 90 पर ये हो जाएगा आपका P sin थीटा, क्लियर है। इस P cos थीटा की वजह से यहाँ पर आपके पास P एक्सियल मिलेगी, मतलब P एक्सियल मिलेगी, और यहाँ पर मिलेगा आपके पास क्या, E परपेंडिकुलर मिलेगा कि नहीं, मतलब ये एंगल जो हमें मिलने वाला है कितना है आपका, अल्फा, अरे मिलेगा कि नहीं, अल्फा, मतलब ये है आपका ER रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर ये थीटा है तो प्यारे ये भी तो थीटा है आपका, कितना है आपके पास, थीटा है, मतलब थीटा प्लस अल्फा की अगर मैं बात करूं तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा आपका 90, थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 90। और एक बात हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि tan अल्फा बराबर होता है आपका 1/2 tan थीटा, होता है कि नहीं, 1/2 tan थीटा होता है। अगर हम यहाँ रखें तो आप रख सकते हो इसे, देखो कैसे रखोगे, tan अल्फा की जगह हम देखें तो इसे देखो अल्फा क्या निकल जाएगा यहाँ से
90 माइनस थीटा निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 tan थीटा। होगा कि नहीं भाई? tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, ये हो जाएगा 1/2 tan थीटा। होगा कि नहीं? सिंपल सा होगा। ये देखो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास क्या, cot थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 tan थीटा। इस 2 को इस तरफ लेके आओ, cot को इस तरफ लेके आओगे, तो ये हो जाएगा 2 बराबर सिंपल सा 1/cot थीटा और साथ में हो जाएगा tan थीटा। cot थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा। मतलब tan थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, √2 आएगी। कितनी आएगी, √2। थीटा निकालना है तो थीटा निकाल सकते हैं, tan इनवर्स √2। दिस इज द आंसर। आपको एंगुलर पोजीशन निकाली ना भाई, तो एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा कितना होगा, tan इनवर्स √2। क्लियर है? अब आपको निकालनी है इसकी फील्ड। अगर देखो तो ये केस पुराना वाला है, मतलब हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि जो ER है, ER वो कितना होगा आपके पास, अभी आपने देखा था KP डिवाइडेड बाय RQ। ये भी आपके पास कितना दिया है, R दिया है, √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही आपके पास था। आपको चाहिए cos, तो cos भी निकल सकता है भाई साहब। cos क्यों नहीं निकलेगा? देखो cos कैसे निकालेंगे, अगर tan थीटा आपके पास दिया है कितना, √2, बना लो ऐसा। ठीक है, ये हमने मान लिया थीटा, ये 90 है आपके पास। tan थीटा अगर √2 दिया है तो मतलब परपेंडिकुलर बेस आपने मान लिया 1, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपके पास बनेगा √2 का स्क्वायर मतलब 2, 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये बन जाएगा आपका √3। अरे बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं भाई, बनेगा। सिंपल सा। अब यहाँ से cos थीटा अगर निकालो तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा क्या होता है भाई, सिंपल सा cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर, सिंपल सा 1, और ये है आपका √3, हो जाएगा √3, तो cos थीटा आ गया 1/√3। ER आप निकाल सकते हो, ER जो होगा वो होगा KP डिवाइडेड बाय RQ √3 cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, 1/3 प्लस हो जाएगा आपका 1। 3 से 3 गया, मतलब ER जो आपके पास आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2, मतलब √2 KP डिवाइडेड बाय RQ। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका इंक्लिनेशन मतलब एंगुलर पोजीशन थीटा आ गया, ये फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ ER आ गया। क्लियर है? अरे हाँ या ना, समझ आया? तो ये आपके पास था एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन था। एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आई होप अच्छा लगा होगा, है ना? इसी तरीके से आप पढ़ते रहे। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि लेक्चर के जो नोट्स हैं, आपके जो PDF नोट्स आपके पास हैं इस लेक्चर के, वो आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, बने रहे।